बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर का मतदान होना है, जिसके लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 10 जिलों के 49 सीटों पर 586 उम्मीदवार अपनी किस्मत का फैसला करवाएंगे। इस इलाके की 1 करोड़ 35 लाख मतदाता भी कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके प्रतिनिधियों को चुनाव करेंगे। लेकिन जिला बिहार में आज हम जिन 2 जिलों की बात करेंगे उनमें बाद के चरणों में चुनाव होना है। आज हम बात शिवहर और मधेपुरा जिले की कर रहे हैं। इन दोनों ही जिलों का पूरा सच आपको दिखाएंगे आंकड़ों की नजर से और सुनाएंगे जनता के मुद्दे, आखिर वहां की जनता क्या कुछ कहती है। और आज दोनों जिलों की जमीनी सच्चाइयों पर बात करने के लिए शिवहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय विक्रम सिंह, इसके अलावा मधेपुरा से अनुज यादव मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विक्रम उपाध्याय जी स्टूडियो में मौजूद हैं। विक्रम जी, आपका भी स्वागत है और दोनों सहयोगियों आप लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात शिवहर से शुरू करते हैं कि आखिर क्या वो महत्वपूर्ण चीज है जिसके चलते ये जिला अपने आप में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासत रखता है। शिवहर, जहां पे चौथे चरण में 1 नवंबर को मतदान होना है, वहां का एक राजनीतिक या कहा जाए सामाजिक इतिहास किस प्रकार का रहा है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। 6 अक्टूबर 1994 को शिवहर सीतामढ़ी से अलग जिला बना। शिवहर आबादी क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार का सबसे छोटा जिला है। पौराणिक काल में इसका इतिहास मिथिला के शासक राजा जनक से जुड़ा है। इसके बाद मगध साम्राज्य के शासक नंद, मौर्य, कर्ण, कुषाण और गुप्त शासकों ने यहाँ शासन किया। शिवहर यूं तो लोकसभा क्षेत्र भी है, जिसमें पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी की कुछ सीटों को मिलाकर पूरा निर्वाचन क्षेत्र बनता है। शिवहर के लोगों का मुख्य पेशा खेती है। शिक्षा का कोई बड़ा केंद्र जिले में नहीं है, यह युवाओं के लिए मुश्किल पैदा करता है। अलग जिला बनने के बाद भी अपेक्षित विकास जिले में नहीं हुआ है। बागमती का कटान यहाँ खेती की जमीन से लेकर रिहायशी इलाकों में तबाही मचा देता है। राजनीतिक रूप से इस जिले का प्रतिनिधित्व अधिकतर राजद के प्रत्याशियों ने किया है, लेकिन 2010 में जदयू के प्रत्याशी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। जिले के लिहाज से खास बात यह है कि बिहार की उन विधानसभा सीटों में शामिल है जहां बसपा का अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव लोगों पर दिखाई देता है। 2010 में बसपा प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर दी थी और महज 1500 वोट से पिछड़ गई थी। खैर, चौथे चरण में शिवहर में 1 नवंबर को मतदान होगा, तो लोगों के जहन में विकास को गति देना भी मुख्य मुद्दा होगा। अजय विक्रम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि किस प्रकार से शिवहर अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक यूनिट की तरीके से है और यहाँ के राजनीतिक आंकड़े क्या कुछ कहानी बयां करते हैं, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। अगर शिवहर जिले की हम बात करें तो यहाँ पे कुल मतदाता 2,60,000 है और इन मतदाताओं में से लगभग 1,38,000 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,21,000 महिला मतदाता हैं। तो जाहिर सी बात है, इस लिहाज से ये थोड़ा सा आबादी के लिहाज से, मतदाताओं के लिहाज से छोटा सा एक जिले के तौर पे हम शिवहर की बात कर सकते हैं। यहाँ पे कुल विधानसभा सीट भी महज 1 है। शिवहर, जिसके की नाम से ये जिला भी जाना जाता है, एक ही विधानसभा सीट है और इस सीट का राजनीतिक इतिहास किस प्रकार का रहा है उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जेडीयू ने, जो कि उस वक्त एनडीए में थी, वहां पर एकमात्र इस सीट पे जीत हासिल की थी। लेकिन 2010 के बाद में 2014 में यहाँ पर किस प्रकार के लोकसभा चुनाव में एक बढ़त का नतीजा देखने को मिला, तो कह सकते हैं कि भाजपा ने यहां पर बढ़त हासिल की थी। 2000 लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा वार बढ़त के लिहाज से अगर हम बात करें तो कम से कम ये तस्वीर यहां पे निकल के आती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय विक्रम सिंह मौजूद हैं शिवहर से बात करने के लिए। अजय, अगर हम देखें तो किस तरीके का इस समय वहां पे सियासी पारा नजर आ रहा है, क्योंकि महज 1 विधानसभा सीट है तो जाहिर सी बात है सभी दलों ने बहुत ज्यादा कोशिशें कर रखी होंगी। जनता के लिहाज से किस प्रकार से चीजें इस वक्त चल रही हैं? जी बिल्कुल आर्यन, शिवहर छोटा ज़िला ज़रूर है, लेकिन राजनीतिक हलचल के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम बात करें प्रत्याशियों की, तो यहाँ पर कई हाई प्रोफाइल प्रत्याशी अपने चुनाव मैदान में हैं। लवली आनंद इस बार हम के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उसके साथ ही साथ रघुनाथ झा करीब 27 साल यहाँ से विधायक रहे। उनके पुत्र अजीत कुमार भी इसके पहले 2005 में विधायक रहे। इस बार वो समाजवादी पार्टी से दावा ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके राणा रणजीत सिंह जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दम ठोक रहे हैं और जेडीयू की तरफ से वर्तमान विधायक सरफुद्दीन अपना दावा कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखें तो अगर हम अन्य विधानसभाओं से तुलना करें तो शिवहर में जिला छोटा है, लेकिन चतुष्कोणीय मुकाबला है और समाजवादी पार्टी की तरफ से रघुनाथ झा के पुत्र भी अपना दावा ठोक रहे हैं। एक नया तरह का यहाँ पर समीकरण देखने को मिल रहा है। जी आर्यन।
जी अजय, आप रहिए हमारे साथ में। वरिष्ठ पत्रकार विक्रम जी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। विक्रम जी, आपको लगता है कि जो बात हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं, कम से कम ये अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट हो रखी है, यहाँ के इस मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, शिवहर के बारे में 2-4 बातें और मैं जो अभी अध्ययन करके जाना है या वहाँ पर रह के देखा है हमने। महज पटना से इसकी दूरी 187 किलोमीटर है, लेकिन राज्य सरकार की नज़र पता नहीं वहाँ पहुँची नहीं, या विकास की किरण वहाँ पहुँची नहीं है। एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, मंदिरों का शहर है। यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत हुई, जुगल किशोर सिन्हा उसके नायक रहे। उसके बावजूद शिवहर बहुत ही पिछड़ा इलाका है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, राज्य सरकार ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण जो 2013-14 का जारी किया है, उसमें जो राज्य के 3 सबसे पिछड़े जिले हैं उसमें शिवहर शामिल है जी। तो राजनीतिक रूप से महत्व का यह सीट होने के बावजूद अभी तक विकास की गंगा कोशी यहाँ है, गंगा की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन विकास के मामले में ये शिवहर बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। आपको बड़ी वजह क्या नजर आती, क्यों आखिर विकास की इस बात जो कही जा रही है लगातार बिहार की सरकार के माध्यम से कि साहब सुशासन देखने को रहा है, डबल डिजिट जीडीपी हमने करके दिया, तो आखिर महज इतने पास में पटना के पास जो आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं, कम से कम शिवहर के मामले में बिहार सरकार का दावा बहुत ही गलत है, क्योंकि बिहार सरकार का खुद का अपना आंकड़ा है कि राज्य को जो 3 सबसे पिछड़े इलाके हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 7,000 के आसपास है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो 30,000 है, वहां शिवहर में विकास की कोई बात नहीं, कोई दावा नहीं कर सकता जी। उसका देखिए, रीजन राजनीतिक भी है, सामाजिक ताना बाना भी है, जातीय संघर्ष वहाँ होता रहा है, वहाँ नक्सलवाद की समस्या है, वहाँ विकास के लिए जो भी वहाँ का जो प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि ने या तो सही जनता के साथ जो है तालमेल और सरकार के साथ तालमेल नहीं रहा उसका, या वहाँ सरकार की प्राथमिकता नहीं है। छोटा जिला होने के कारण हो सकता है ना हो, लेकिन वहाँ विकास के नाम पे अभी तक जो भी दावे किए जा रहे हैं वो सब सतही दावे हैं। ठीक है, कारण जो भी रहा हो, लेकिन कुल मिला के विकास एक तरीके से नजर नहीं आता। लेकिन इस तमाम दावों और वादों के बीच में शिवहर की जनता की अपनी क्या कुछ बात है, क्या वो अपने जहन में मुद्दों को रखे हुए हैं जो कि इस बार के चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं? जरा शिवहर की जनता की जुबानी ही सुनते हैं, क्या है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। इस 5 साल में शिवहर का विकास नाम मात्र हुआ है। यहाँ के विधायक जो है अपने पॉकेट भरे हैं, वो अपने अमचे चमचे को सिर्फ देखे हैं। शिवहर के जनता को आज तक कुछ नहीं मिला। शिक्षा के मामले में इस जिला में हाई स्कूल 6 हाई स्कूल हैं शायद, और कॉलेज एक ही सिर्फ टिक कॉलेज है। उस कॉलेज का भी ये दशा है कि जाइएगा कभी प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल भी हैं तो वो अपने ग्रुप में मगन रहते। शिवहर सबसे पिछड़ा जिला होते हुए भी आज तक रेल से वंचित है। केंद्र सरकार डिजिटल शिवहर कर दिया, लेकिन हमको लगता है यहाँ 2G अभी तक सही काम नहीं करता है, तो 3G 4G कहाँ काम करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा तब सबसे पहले रोड का है, नाला का है। हमारे MLA MP को हम लोग वोट दे के जिता दिए और दर्शन दुर्लभ हो गया है, और जिस हिसाब से जिला है उस नाते कोई यहाँ सुविधा ही नहीं है। बिजली, रोड, मेन रोड सब तो ठीक है सर, लेकिन साइड रोड वाले जो रास्ते सब जो हैं वो ठीक नहीं है सर। हम लोग का पानी का इतना स्थिति खराब है, धान पान हमारा सही चल रहा है, सूख रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। राशन पानी जो सरकार दिया, हम लोग का कूपन नहीं मिला, हम लोग राशन पानी सालों भर से नहीं हमको मिल रहा है, हम लोग इसी तरह से आने दुखी में पड़े हुए हैं। मेन चीज़ यहाँ है कि थोड़ा मोतिहारी से NH सब बन जाता तो बहुत बढ़िया होता, यहाँ के विकसित जिला हो जाता। जो मुआवजा आया था क्षतिपूर्ति का, अभी तक बैंक के या तो स्टाफ जो हैं कृषि पदाधिकारी हैं, वो क्या करते हैं कि न सही से अकाउंट लिखते हैं न कुछ लिखते हैं। बैंक में जाइए तो खाता में आता नहीं है, बैंक के चक्कर लगाते रहिए। यहाँ पर न डिग्री कॉलेज है, न गरीब बच्चों को पढ़ने का कोई व्यवस्था है। देश स्वतंत्रता के बाद से आज तक कोई भी नेता जीता है तो शिवहर ब्लॉक को पीछे और धकेल के पहुंचाया है। शिवहर के विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए, समझे ना। डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है, उसकी ज़रूरत है। यहाँ के बच्चियाँ लोग बाहर जाती पढ़ने जाती हैं, इसलिए सबसे मुद्दा हम लोग का यही है, विकास का मुद्दा है हम लोग का।
यातायात का साधन नहीं है, रोड रास्ता बिल्कुल ठप है। जब से शिवहर जिला बना है ना, उसके बाद से यहाँ कोई भी व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं चालू हो पाया है। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, हमने देखा कि अगर शिवहर के बारे में बात की जाए तो एक तरीके से समाजवादियों का गढ़ रहा है। बीते तमाम चुनाव इस बात की तस्दीक करते हैं और ऐसे में तमाम बड़े नाम भी इस इलाके से जुड़े रहे हैं। फिर भी यहाँ की जनता उन मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी आस लगाए बैठी। क्या बड़ी वजह नजर आती है कि महज राजनीति होती रही है, कोई दिशा दृष्टि विजन नजर नहीं आता? जी बिल्कुल आनंद, अगर देखें तो शिवहर को बने कुल 21 साल हो गए। अभी 21वां वर्ष मनाया गया शिवहर ज़िला बनने का, लेकिन ज़िले की जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं वही यहाँ पर नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो मुझे यहाँ देखने को मिली, आर्यन, परिवहन और यातायात की इतनी बुरी दशा है कि यहाँ पर आपको 4 बजे के बाद कोई ऐसी बस नहीं मिलेगी जो किसी और ज़िले के हेडक्वार्टर से जोड़ती हो, लोग रात में जा सके, तबीयत खराब हो तो कहीं जा सके पब्लिक कन्वेंस से। इसके साथ ही साथ यहाँ पर रेलवे लाइन का जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन आज तक वो रेल लाइन नहीं बन पाई सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर तक की। और जो अगर हम किसानों की बात करें तो एक भी नलकूप आपको सरकारी नहीं मिलेगा किसी भी गांव में। ये दशा है यहाँ की। अगर हम देखें अस्पतालों में जाइए आर्यन, तो यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस तक नहीं है यहाँ के हॉस्पिटल में। ब्लड बैंक की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस तरह के स्कूलों की जैसे आपने रिपोर्ट में सुना कि स्कूल की स्थिति ये है कि एक डिग्री कॉलेज के लिए ज़मीन ले ली गई, गाँव के लोग मिल के ज़मीन दिए, लेकिन अभी तक ज़मीन की उस पर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग ही नहीं बन पाई है। इस तरह की बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी आप जिधर भी आप नजर दौड़ाएंगे, शिवहर अभी विकास से बहुत ही दूर है। वजह चाहे जो हो, अगर हम देखें तो जिस तरह से यहाँ पे बाहुबलियों का भी प्रभाव रहा, यहाँ पर तमाम बड़े नेता यहाँ पर रहे, उनका अपना एक असर रहा है, रसूख रहा है, लेकिन उसके बाद भी विकास की जरा भी किरण। सबसे ज़्यादा दुख हुआ अगर हमको किसी करीब 10-12 जिलों में मैं गया आर्यन, सबसे ज़्यादा दुख अगर मुझे कहीं जाने पर हुआ तो शिवहर में जाने पर हुआ। शिवहर के लोग अभी जो मूलभूत सुविधाओं की तो बात छोड़िए, जो बुनियादी चीज़ें हैं उसी से संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो संघर्ष की कहानी है वो उनकी जुबानी बहुत कुछ चीज़ें बयां भी कर रही है। विक्रम जी, अगर सड़क ही नहीं बनी है तो जाहिर सी बात है विकास किस रास्ते से वहां पहुंचेगा। खासतौर से समाजवादियों में अगर हम बात करें, आरजेडी के लिहाज से एक लंबे समय तक गढ़ रहा है ये पूरा इलाका। लालू प्रसाद यादव जी केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे, राज्य में उन्होंने अपनी सरकार चलाई, उसके बाद भी इतना पिछड़ापन क्यों है? क्योंकि वो लोगों की ज़बान से साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, ऐसे तो बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित व्यवस्था है। लगभग 90% बिहार के लोग कृषि पे आश्रित हैं, लेकिन शिवहर एक ऐसा जिला जहाँ 99% लोग कृषि पे आश्रित हैं। तो एक समुचित आय का कोई प्रबंध नहीं है। पहले तो वहाँ लोगों की स्थिति सरकार पे ज़्यादा निर्भरता है, और जब सरकार पर निर्भरता होती है और सरकार उस तरफ नहीं देखती है तो ये व्यवस्था तो बनती ही है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़ी सी बरसात ही पूरे शहर में जलमग्न हो गया। तो जो विकास का पैमाना जो होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, वो शिवहर में नहीं दिखाई देता। उसका सबसे बड़ा है कि उदासीनता, राजनीतिक उदासीनता जिसको बोल सकते हैं कि छोटा जिला है, यहाँ समय देना है, यहाँ संसाधन लगाना है, ये तो मुख्यमंत्री की विवेक पे, उनके विवेक पे निर्भर करता है, या जो प्रशासन है उस पर निर्भर करता है। लेकिन विकास की अगर कोई बात करता है, जैसा आपके रिपोर्टर ने भी कहा है, तो वहाँ शिवहर में कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है जी बिल्कुल, अपने आप में एक बहुत कुछ कहानी बयां करता है शिवहर की विकास के नाम पे, वहां पे किस प्रकार से लोगों को लंबे समय से चला गया है। और अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण जिले मधेपुरा की, और मधेपुरा का किस प्रकार से एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, किस प्रकार की एक राजनीतिक सफर रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस मुद्दे पे गंभीरता से बात करेंगे। 30 अप्रैल 1981 में मधेपुरा जिला बना। पहले सहरसा का हिस्सा था। बिहार का शोक कोसी जिले से होकर बहती है। बरसात के दिनों में बाढ़ की मार से लोग हलकान हो उठते हैं। इतिहास की नजर से देखें तो मधेपुरा अंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद मगध साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा बना। मध्यकाल में ये बंगाल के शासक और मुगलों के अधीन रहा। ब्रिटिश काल में जिला स्वाधीनता संग्राम की कई घटनाओं का गवाह रहा। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के संग्राम में भूपेंद्र नारायण मंडल ने लोगों का नेतृत्व किया। बाढ़ सूखे की नियति के साथ जिले के लोगों की आजीविका मुख्य रूप से खेतों पर ही टिकी है और रोजगार का भी साधन खेती ही है। राजनीतिक रूप से मधेपुरा समाजवादियों और वामपंथियों के प्रभाव में ही रहा है।
जिले की मधेपुरा विधानसभा सीट एक ऐसा क्षेत्र है जो अपना प्रतिनिधि हर बार बदल देती है, लेकिन जिले के लोगों की समस्याओं में कोई बदलाव नहीं है। लोग अभी तक सिर्फ वादे की उम्मीदों पर सफर करते आ रहे हैं। जिले में आयरन और आर्सेनिक का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। बिजली गांवों तक पहुंचती नहीं है, जहां तार है वहां आती नहीं है। सिंहेश्वर आज भी पर्यटन स्थल की योजना का इंतजार कर रहा है। चीनी मिलों के बंद होने से किसान बदहाली झेल रहे हैं। कोसी का कटान तो इन सब के सब है ही। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 5 नवंबर यानी 5वें चरण में मतदान होगा, तो लोगों को उम्मीदें होंगी कि इस बार वादे हकीकत में जरूर बदल जाएंगे। और हमारे सहयोगी अनुज यादव से भी हम बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं कि आखिर मधेपुरा के राजनीतिक आंकड़े क्या कुछ कहानी बयां करते हैं। मधेपुरा के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ के कुल मतदाता 11,42,000 के आसपास है, जिनमें से पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख के आसपास है, तो महिलाओं की संख्या भी लगभग 5.5 लाख के आसपास है। तो आबादी के लिहाज से मधेपुरा एक बड़े जिले के तौर पे हम कह सकते हैं। मधेपुरा में कुल विधानसभा सीटें 4 हैं। आलमनगर एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, बिहारीगंज है, सिंहेश्वर सुरक्षित है अनुसूचित जात के लिहाज से मधेपुरा, जिसके नाम पे इस जिले को जाना भी जाता है। लेकिन आलमनगर ये इन 4 सीटों के लिहाज से महत्वपूर्ण जो नाम हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 2010 में किस प्रकार से यहाँ चुनावी नतीजे आए, तो 3 सीटों पर जेडीयू को जीत हासिल हुई थी, जो उस वक्त एनडीए का हिस्सा था, जबकि एक सीट पर आरजेडी को जीत हासिल हुई थी। ये 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। लेकिन 2014 में किस प्रकार से यहाँ का सियासी सफर रहा है, तो यहाँ पे 2 विधानसभा सीटों पर आरजेडी को बढ़त मिली, एक पर जेडीयू को बढ़त मिली और एक पर कांग्रेस को बढ़त मिली। और ये कम से कम एक तरीके से तस्वीर बयां करती है कि किस प्रकार से मधेपुरा का जो एक राजनीतिक सफर रहा है वो कहानी बयां करता है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनुज यादव मधेपुरा से मौजूद हैं। अनुज, अगर बात की जाए, जो रिपोर्ट हमने आपके माध्यम से देखी, तो बहुत कुछ चीजें हैं जो अभी होना बाकी हैं। क्या वो बड़ी चीज आपको नजर आती है कि लंबी एक राजनीतिक इतिहास होते हुए भी, समाजवादियों का गढ़ होते हुए भी, सत्ता में उनके रहने के बावजूद भी विकास वहां पे लोगों को मयस्सर नहीं है? देखिए, बिल्कुल मधेपुरा को अगर हम कहें तो बिहार के जो पिछड़े राज्य हैं उनमें इसकी गिनती होती है। ये बात अलग है कि मधेपुरा ने बिहार की राजनीति में कई बड़े नेता दिए हैं। लालू प्रसाद यहाँ से सांसद रह चुके हैं, यहाँ पर 15 साल वो मुख्यमंत्री भी रहे। इसके अलावा शरद यादव यहाँ से सांसद रह चुके हैं और अब राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो जन अधिकार पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में डटे हैं, वो भी यहाँ से अभी वर्तमान सांसद हैं। अगर हम यहाँ पर विधायकों की बात करें, 3 विधानसभाओं में यहाँ पर जेडीयू के विधायक रहे हैं, जो 10 साल यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी रही, और एक आरजेडी के पास ये सीट रही। इस लिहाज से देखें तो केंद्रीय जो राजनीति है, राजनीति के केंद्र में ये हिस्सा सामने ज़रूर आता रहा। लेकिन यहाँ की अगर हम हालात देखें तो आज भी यहाँ पर 400 गांवों में से सिर्फ 131 गांवों में बिजली पहुँची है। 370 किलोमीटर इलाका जो है आज भी पक्की सड़कें उस इलाके में नहीं हैं। सिर्फ 300 किलोमीटर इलाके में ही पक्की सड़कें बनी, लेकिन उनके हालात इतने बुरे हैं कि लोग पैदल भी उन पर नहीं चल सकते। कोई भी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नहीं बना। एक यहाँ पर घोषणा ज़रूर की गई थी, जो अभी वो सिर्फ बन रहा है, सिर्फ इमारत उसकी खड़ी है। इंजीनियरिंग कॉलेज आज तक यहाँ पर एक भी नहीं है। इस सब के बावजूद कि ये अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जितनी फसलें दूसरे राज्यों में हो सकती हैं वो सारी फसलें इस इलाके में हो सकती हैं, लेकिन सिंचाई व्यवस्था के नाम पर एक भी सरकारी ट्यूबवेल यहाँ पर नहीं है। और कोसी का जो कहर है वो इस इलाके को हर 2 या 3 साल में झेलना ही पड़ता है। आरिंद जी, अनुज आप रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विक्रम उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है। विक्रम जी, जो बात हमारे सहयोगी अनुज कह रहे हैं कि साहब राजनीति के केंद्र में रहा है और यहाँ के जो सियासतदान हैं वो केंद्र में भी राजनीति में रहे हैं, तो ऐसे में उसके बावजूद भी इस प्रकार की तस्वीर निकल के आए, ये तो बहुत कुछ बयां करता है। मैं भी यही कह रहा था कि ये मधेपुरा भी उन जिलों में से है जो बिहार के जो सबसे पिछड़े 3 या 4 जिले हैं उसमें मधेपुरा भी है। और आप विडंबना देखिए कि 4 बार शरद यादव, 2 बार लालू यादव, 2 बार पप्पू यादव यहाँ सांसद रहे, जिनका केंद्र में दबदबा रहा है। उसके बावजूद भी वहाँ उसका एक मेजर रीजन जो मुझे समझ में आता है कि मधेपुरा में लोकसभा में जो भी प्रतिनिधित्व मधेपुरा ने भेजा, लगभग बाहर के लोग थे, वहाँ के स्थानीय लोगों का अभाव था, वहाँ स्थानीय लोग वहाँ से पहुँचे नहीं। इसके अलावा फिर वही आती है बात कि अगर दृष्टिकोण आपका बिहार के विकास पे है
तो जो मापदंड नीतीश कुमार जी ने खुद बनाया है उसमें मधेपुरा और शिवहर कहीं नहीं दिखता। सड़कें की बात करी, बिहार में सबसे बड़ी बात यह कि विकास की बात करते हैं, वहाँ 3 मीटर से ज़्यादा चौड़ी कोई सड़क नहीं बनाई अभी तक। ग्रामीण सड़कों की बात नीतीश कुमार के अपने परिवेश में अपने बुक में ही लिखा हुआ है कि हमारी लगभग सभी ग्रामीण सड़कें जिसमें खड़ंजे भी अभी नहीं लगा पाए हैं। हाँ। तो ये विकास की बात जो है वो इन दिनों दोनों शहरों तक पहुंची नहीं है। मधेपुरा भी उसका एक उदाहरण है। बिल्कुल साफ तौर पे वो सारी चीजें हमें रिपोर्ट्स में नजर भी आ रही है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में मधेपुरा की जो जनता है, जब उससे हमारे सहयोगी अनुज यादव ने बातचीत की तो क्या कुछ दर्द लोगों की जुबान से निकल के आए, क्या कुछ समस्याएं निकल के आई, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। हम लोगों को बिजली चाहिए, हम लोगों को कम से कम नाला यहाँ पर चाहिए क्योंकि पानी का निकासी हो गए, या रोड जो है से रोड इसी पानी के कारण ही गड़बड़ी है। हम लोग के इलाका में जो है सबसे भारी बात रोड का दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत रोड का है। कोई भी आते हैं एमएलए हो या एमपी हो, कहता रोड बना देंगे, मगर कोई ऐसा नहीं बनाता है। स्कूल यहाँ का सबसे बेकार है। ये जो भी शिक्षक आता है बैठ कर के गपशप करता है, अब विद्यार्थी सब खेल रहा है और विद्यार्थी को जो कुछ भी अनुदान दिया है वो विद्यार्थी को नहीं मिलता है। ना यहाँ पर अच्छा शिक्षा है, ना यहाँ पे यातायात की सुविधा है, ना ट्रेन, ना कहीं को मतलब कोई विकास ही नहीं है। किस विकास की मुद्दे पे का बात करें? एक भी विकास अगर होता है तो हम लोग जाने जो चलो भाई ये विकास हुआ है। कोई विकास बिहार में कोई विकास नाम का चीज़ ही नहीं है। रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ सुविधा नहीं उस तरह का कि यहाँ रह करके पढ़ाई करे, उस पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। समस्या तो बहुत सारे हैं, कितना समस्या आप हमसे लीजिएगा, समझे ना। नेता आते हैं बेचारा, अपना सारी प्रक्रिया बताते हैं, झूठ सांच बोलते हैं, लेकिन विकास के नाम पर मधेपुरा बेचारा है, बेचारा बना हुआ है। यहाँ का सड़क कॉम्बिनेशन का मूल मुद्दा है, यहाँ का रेलवे का मूल मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और हम मतदाता को क्या चाहिए? हम तो चाहते हैं हमारे मधेपुरा में शिक्षा जो है आगे बढ़े और यहाँ यानी डेवलप हो पूरा शहर, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है। मेरे समझ में जो यहाँ की समस्या है वो शिक्षा को लेकर के है। सरकारी स्कूलें तो है पर वहाँ पे टीचर भी हैं आज के डेट में, पर उसकी समुचित संचालन नहीं हो रही है, ये मेन समस्या है। और दूसरा चीज़ जो है वो भ्रष्टाचार भी है। कोई भी काम के लिए आप बिना पैसे का काम करा नहीं सकते। तो सुना आपने किस तरीके से जब हमारे सहयोगी ने बात की वहां से लोगों से, तो एक कॉमन सी एक आवाज निकल के आई कि विकास के नाम पे मधेपुरा अपने आप को बेचारा सा महसूस करता है। अनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुज, आपने देखा कि तमाम बातों के बीच में एक बात निकल के ये भी आई आपकी रिपोर्ट के माध्यम से कि वहां पे नए उद्योग धंधे तो नहीं खुले, लेकिन जो पहले से कुछ चीनी मिले या कुछ छोटे मोटे रोजगार के एक साधन हुआ करते थे वो भी बंद हो गए। क्या वो बड़ी वजह है कि उन सब चीजों को ही सहेज नहीं पाए? नया खोलना तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर गन्ना मिल हुआ करती थी और गन्ने का उत्पादन भी यहाँ पर होता था, वो भी बंद यहाँ पर हो गई। इसके अलावा धान भी काफ़ी मात्रा में होता है, कोई राइस मिल आज तक यहाँ नहीं लगी। और छोटे जो कुटीर उद्योग थे, लोग अपने घरों में काम करते थे क्योंकि यहाँ पर जो है जूट है वो काफ़ी संख्या में मात्रा में यहाँ पर पैदा होता है, तो लोग अपने घरों में जो है उसकी बोरियाँ बनाकर जो है उनको यहाँ पर बेचते थे और दूसरे राज्यों में उसकी सप्लाई भी होती थी। लेकिन बिजली नहीं आती, वो धंधे बंद हो गए, सड़कें खराब हैं, कोई व्यापारी बाजार जो है उनके लिए उपलब्ध यहाँ पर नहीं है। और इस मधेपुरा के अंदर एक चीज़ और देखने को मिलती है आर्येंद्र, जब हम किसी बड़े ज़िले में जाते हैं, छोटे ज़िले में जाते हैं, तो हेडक्वार्टर में और गांवों के अगर हम तुलना करें तो थोड़ा फ़र्क दिखाई देता है। हेडक्वार्टर ऐसा लगता है कि शायद ये शहर है, कस्बा है, सब कुछ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन मधेपुरा एक ऐसा ज़िला है जो ग्रामीण लगता है देखने में, और लगता है कि ग्रामीण और शहर में यहाँ किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। पटना के लिए सिर्फ एक ट्रेन
ट्रेन यहाँ से जाती है, सुबह 4 बजे जाती है। अगर गांव के लोगों को पटना जाना हो तो पूरी रात स्टेशन पर बिताना पड़ता है। तो कुल मिलाकर अब हम यही कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, परिवहन की बात करें, हर रूप में इतना पिछड़ा हुआ ये इलाका है जिसकी गिनती बिहार के कुछ जिलों में से एक होती है। आरिंद, बिल्कुल बिल्कुल अनुज, आप रहिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विक्रम उपाध्याय जी भी मौजूद हैं। विक्रम जी, ये जो बात हमने देखी कि बिहार के किसी भी जिले की आप बात कर लें, ग्रामीण इलाके जाएं या शहरी, जो कुछ थोड़ा बहुत इलाका है, लगभग 12% के आसपास पूरे बिहार में संभावनाएं अपार हैं हर लिहाज से देखा जाए, लेकिन समस्याएं शायद उससे ज्यादा हैं। कुछ तो प्राकृतिक समस्याएं हैं, लेकिन कुछ जो मानव जनित कहा जाए, हमारी व्यवस्था के द्वारा जो बना दी गई हैं, वो ज्यादा जकड़न महसूस कराती हैं। उसका कुछ एक निदान आपको नहीं लगता इस प्रकार की व्यवस्था के बीच में? देखिए, कोई भी राज्य या शहर विकसित तब होगा जब वहाँ निवेश होगा। बिहार एक गरीब राज्य है, आपको मालूम है। अब इस गरीब राज्य के पास इतना संसाधन नहीं होता है कि खुद के निवेश से इंडस्ट्री खड़ा करे। इसके लिए आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। नीतीश जी ने जो भी दावे पेश किए हैं उसमें उनका खुद का मानना है कि जितने निवेश हमारे पास है उसमें से 60% से ज़्यादा निवेश जो है सिर्फ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आया। यानी जो हार्डकोर इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, उसमें ना तो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ पाया, ना सरकार ने उतना निवेश किया जिससे वहाँ के उद्योग धंधे खड़े हो सके। एक तो मेजर रीज़न ये है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। जब हम बिहार के बारे में बात करते तो कहते हैं कि हमारा प्रति व्यक्ति बिजली खपत केवल 194 किलोवाट का है, तो वहाँ पे उद्योग धंधे के बारे में बिजली जब प्राप्त नहीं होगी, लोगों को बिजली प्राप्त नहीं होगी, रोड नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो उद्योग पनप ही नहीं सकते। बल्कि उद्योग जो थे 20-25 साल पहले वहाँ जो उद्योग थे वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, क्योंकि सरकार का मुख्य जो है वो पटना और 2-4 और शहर है, उनके आसपास ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, करना, दिखाना लोगों का रह गया है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की उनकी लिमिट है वो बहुत ही सीमित है। जी बिल्कुल। अनुज, एक जल्दी से जवाब आपसे चाहेंगे कि किस तरीके से जो समस्याएं वहां के लोगों ने आपसे साझा की, जब उनके बीच उनके जनप्रतिनिधि आते हैं या तमाम ऐसे लोग जो अब चाहते हैं कि उनको वोट दिया जाए, क्या वो समस्याएं उनसे भी कहते हैं? किस प्रकार का एक अनुभव आपको पता लगा जब आपने उन लोगों से बात की? क्या कुछ निकल के आया अपने जनप्रतिनिधियों के लिहाज से? देखिए आर्येंद्र, मधेपुरा के अगर हम एक सबसे बड़ी बात कहना चाहें तो वो ये है कि यहाँ पर युवा दिखाई नहीं देते। आप गाँवों में जाइए, आप शहरों में जाइए, आप कस्बे में जाइए, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ का युवा कहाँ गया तो पता चलता है कि या वो तो दूसरे ज़िलों में पढ़ाई करने के गया है या फिर रोज़गार के लिए दूसरे ज़िलों में गया है। मधेपुरा से काफ़ी संख्या में जो मज़दूर लोग हैं वो दूसरे ज़िलों में अपनी मजदूरी करने के लिए जाते हैं। इस लिहाज से हम देखें, अब जो वहाँ महिलाएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं या कुछ युवा हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को कहते हैं कि जिस तरीके से दावे और वायदे उनके साथ किए गए थे, कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके साथ छलावा किया है। इसी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। इस बार के चुनाव में विकास इस इलाके में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल अनुज, एक बहुत महत्वपूर्ण दर्द या कहा जाए जो एक बिहार का मर्म है, आपने उसको बताया, क्योंकि ये महज एक शब्द है पलायन, लेकिन इस पलायन के पीछे कितना बड़ा दर्द और मर्म छुपा हुआ है, इसको शायद वही समझ सकता है जो इस प्रकार के पारिवारिक बिखराव को झेलता होगा। बहुत शुक्रिया अनुज आपका भी, अजय विक्रम सिंह आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विक्रम उपाध्याय साहब आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज बिहार के महासंग्राम जिला बिहार के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपसे अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। कुछ और महत्वपूर्ण जिलों की जो जमीनी सच्चाई है उससे आपको कराएंगे रूबरू। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।